बैक। आप देख रहे हैं वन अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और शो का वो पड़ाव जहां पर हम दर्शकों के सवालों के जवाब देते हैं। लेकिन आज इस सेगमेंट की शुरुआत हम एक टॉपिक के साथ कर रहे हैं, एक मुद्दे के साथ कर रहे हैं। और जो चर्चा में मुद्दा है वो ये है कि आप कैसे पहचानें कि आपके लिए सही फंड कौन सा है। अब एएमसीज अपने खास फंड्स प्रमोट करती रहती हैं। बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं, निवेशक हैं जो सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर और ट्विटर पर और फेसबुक पर और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इन्फ्लुएंसर्स की सलाह लेकर जो भी फंड वो बेचते हैं या जिस भी फंड की परफॉर्मेंस उनको अच्छी लगती है उसे अपने पोर्टफोलियो में डाल लेते हैं, उसे खरीद लेते हैं। और थोड़ा सा भी उतार चढ़ाव हो गया बाजार में, फंड की परफॉर्मेंस में थोड़ी सी भी गिरावट दिखाई दी तो परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे में आज हमने सोचा है कि नए फंड को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने से पहले वो कौन कौन सी ऐसी बुनियादी बातें हैं जो आपको समझ लेनी चाहिए, जिससे आपको ये पता चले कि आपके आर्थिक लक्ष्य को पूरा करने के लिए आपके लिए सही फंड कौन सा होगा। हर्षवर्धन रुंगटा, सीईओ रुंगटा सिक्योरिटीज हमारे साथ जुड़ गए हैं। हर्ष, स्वागत है आपका हमारी इस पेशकश में। और कैसे चुने फायदे का फंड या कैसे चुने आपके लिए सही फंड, मेरे ख्याल से ये बहुत ही बेसिक टॉपिक है। और फाइनेंशियल प्लानिंग और खासतौर से जब भी आप एक पोर्टफोलियो बनाते हैं जिसमें आप म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश करना चाहते हैं, उसमें बहुत जरूरी है कि आप समझ पाए और वो पैरामीटर्स आपको, वो पैमाने आपको पता हो जिसके तहत आप एक फंड का चुनाव कर सके। तो हर्ष, बहुत ही ओपन एंडेड सवाल है, लेकिन क्या कोई राइट फंड होता है? ऐसे सवाल भी बहुत आते हैं, दर्शक भी ऐसे बहुत सारे सवाल पूछते हैं कि प्लीज सजेस्ट अस द राइट फंड, है ना। तो ये राइट फंड की परिभाषा क्या होती है? वेल कविता, आपने शुरुआत बहुत सही मायने में की है कि आपने कहा कि लोग इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपना टॉप परफॉर्मिंग फंड कौन से हैं, वो आप कोई ना कोई वेबसाइट पे चले जाएंगे और पास्ट परफॉर्मेंस देखेंगे कि भाई टॉप परफॉर्मिंग फंड 1 साल, 3 साल या 5 साल में कौन सा रहा है। फिर वो रैंकिंग देखेंगे कि कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने उन्हें 5 स्टार रैंकिंग, 3 स्टार, 2 स्टार रैंकिंग दी है। तो बस उसको देखते हुए वो अपने डिसाइड कर लेते हैं कि ये स्कीम बहुत अच्छी है। लेकिन ये सही तरीका नहीं है। इनफैक्ट यही आपका फर्स्ट स्टेप है गलत डायरेक्शन में। और फिर आप अगर एक गलत पाथ पकड़ लिए तो आप बस वही रास्ते में आप चले जाएंगे और आपका जो एक्चुअल जो आपका रिक्वायरमेंट था वो मिस आउट हो जाता है। एक उदाहरण के तौर पे बताता हूं कि मान लीजिए आप एक डिपार्टमेंटल स्टोर में गए हैं, एक जो आप वेजिटेबल्स या फ्रूट्स सिलेक्ट कर रहे हैं, आप एक शेल्फ पे एप्पल्स देखते हैं और ये देखते हैं कि सबसे अच्छा एप्पल कौन सा है। तो आप वहां से सबसे अच्छा एप्पल उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली आपकी जो रिक्वायरमेंट थी वो थी ऑरेंजेस थी। तो सिर्फ सबसे अच्छा टॉप परफॉर्मिंग फंड क्या है, सबसे बेस्ट रैंकिंग क्या है पर्टिकुलर पीरियड की, वो मायने नहीं होता अपने एक अच्छा फंड सिलेक्ट करने के, राइट फंड सिलेक्ट करने के लिए। तो राइट फंड होता क्या है? राइट फंड वो है जो आपकी खुद की रिक्वायरमेंट्स को मीट करे, आपके जो गोल्स हैं उसको मैच करे, आपकी रिस्क प्रोफाइल को मैच करे, आपके टाइम होराइजन को मैच करे, तब जाके वो राइट फंड होता है। सारे फंड का कोई ना कोई इन्वेस्टर है, मतलब हर एक फंड के लिए कोई ना कोई किसको सूटेबल है। जरूरी नहीं कि वही फंड आपको भी सूट करता हो। तो जो आपको सूट करता है वो होता है राइट फंड। अब इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। पहले आपको ये करना है कि आपको ये असेस करना है कि आपके गोल्स क्या है, आपकी खुद की रिस्क एपेटाइट क्या है और आपके टाइम होराइजन क्या है। तो ये एक बहुत ही इंडिविजुअलिस्टिक है। आप अपने नेबर को देख के, अपने कलीग को देख के, अपने दोस्त को देख के आप ऐसा पोर्टफोलियो, आप अपना पोर्टफोलियो नहीं बना सकते। आपको खुद को समझना है और उस हिसाब से कस्टमाइज करना है। तो पहला तो एंगल ये हो गया कि जो मैंने कहा कि आप अपनी रिस्क प्रोफाइल को समझें, आपके टाइम होराइजन को समझें और आपके गोल्स को समझें। सेकेंड स्टेप ये होता है कि इसके बाद आप एक एलोकेशन स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि भाई कितना पैसा आपका लार्ज कैप में होगा, कितना मिड कैप में, कितना स्मॉल कैप में। अगर आपको कोई थीमेटिक या सेक्टर फंड ऐड करना है, कोई वैल्यू स्ट्रेटेजी लेनी है, तो ये होता है एक सेकंड लेवल जहां पे आप डिसाइड करते हैं कि आपके पास मान लीजिए 100 रुपए इन्वेस्ट करने के लिए है, उसका कितना हिस्सा जाएगा लार्ज कैप में, कितना मिड कैप में या कितना कोई डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स में। फिर तीसरा स्टेप होता है जब आपने एलोकेशन कर लिया कि भाई इतना मुझे लार्ज कैप में डालना है, इतना स्मॉल कैप में, तब आप उस कैटेगरी की स्कीम्स पिकअप करते हैं और इंडिविजुअली आप पैसे उन पर्टिकुलर स्कीम्स में आप इन्वेस्ट करते हैं। फोर्थ स्टेप ये है कि जब आप रिव्यू के लिए बैठते हो, ये भी गलतियां बहुत सारे इन्वेस्टर्स करते हैं कि जब आप आपने अलग अलग सेगमेंट्स का एक पोर्टफोलियो बनाया है, लार्ज कैप में और मिड कैप में मान लीजिए, जब 1 साल बाद या 2 साल बाद आप रिव्यू करते हैं तो ये देखते हैं कि लार्ज कैप की फंड मान लीजिए इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया जितना मिड कैप ने दिया। तो आप ये अपने आप से कहने लगते हैं कि मैं क्यों ना, मुझे मिड कैप में ही पूरा लगा देना चाहिए था, लार्ज कैप में मैंने लगा के मेरा रिटर्न नुकसान हुआ। वेल ये तरीका नहीं होता। आप क्रॉस दूसरी सेगमेंट के परफॉर्मेंस अपनी दूसरी सेगमेंट की स्कीम से करेंगे तो आप अगेन रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं। अभी उदाहरण के रूप में आपको बताने की कोशिश करता हूं मैं कि सही पोर्टफोलियो का
क्या क्या मायने होते हैं। तो मान लीजिए एक इंसान है जिनको अपने बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए 5 साल बाद पैसे चाहिए, तो आपके पास ऑप्शंस क्या है। अभी एक ऑप्शन ये भी है कि आप 100% प्योर इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करें, और दूसरा ऑप्शन है कि आप एक डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड या बैलेंस एडवांटेज फंड टाइप का कैटेगरी लें। और क्योंकि 5 साल का टाइम होराइजन है, कई लोगों को लगता है 5 साल बहुत लॉन्ग टर्म हो गया, काफी है, तो हम प्योरली रिटर्न देख के इन्वेस्ट करते हैं। तो आपने देखा कि अगर 100% इक्विटी फंड, मान लीजिए फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की हम बात करें, तो पिछले 5 साल का रिटर्न अगर आप देखें तो करीबन 18 से 20% आसपास रहा है। अगर हम बैलेंस एडवांटेज फंड की कैटेगरी की बात करें तो 5 साल का एवरेज रिटर्न जो CAGR जो हम देखेंगे करीबन 10% है। अगर प्योरली रिटर्न्स देखते हुए अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो नेचुरली वो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी चूज करेगा जब वो बैलेंस एडवांटेज फंड के सामने कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन क्या ये सही अप्रोच होगा, क्योंकि दोनों प्रोडक्ट्स जो है उनका पूरा कंस्ट्रक्शन अलग है। एक है पूरा 100% इक्विटी में इन्वेस्ट करता है, और दूसरा है जो मार्केट का वैल्यूएशन देखते हुए इक्विटी डेट का कॉम्बिनेशन रखते हैं। तो एक डिफरेंट रिस्क प्रोफाइल को सूट करता है। अगर आपने सिर्फ रिटर्न देखते हुए स्कीम उठाई थी तो फिर आपने डेफिनेटली ये नहीं देखा है कि वो स्कीम की अंडरलाइन कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, और ये आगे जाके बहुत बड़ी बुरी तरह बैकफायर कर सकता है, क्योंकि ये सही तरीका नहीं है। तो सिर्फ रिटर्न्स को और स्टार रैंकिंग देख के आप अगर स्कीम सिलेक्ट कर रहे हैं बिना और कोई पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए, तो ये आप डेफिनेटली गलत कर रहे हैं, और ये आपके जो राइट फंड की जो बात है वो आपको राइट फंड कभी नहीं मिलेगा। राइट, मुझे ब्रेक पर जाना है हर्ष, लेकिन उससे पहले एक सवाल जो मैं पूछना चाहती हूँ, क्योंकि हम राइट फंड्स की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि बस स्मॉल कैप भर लो अपने पोर्टफोलियो में, ये हमारे लिए सही फंड है क्योंकि इसमें रिटर्न भी आपको बम्पर मिलेगा। हालांकि रिस्क अगर वो जानते भी हो तब भी वो नजरअंदाज कर देते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो केवल एक ही AMC इसके बहुत सारे फंड शामिल कर लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ लार्ज कैप, क्योंकि उनको लार्ज कैप पे इतना भरोसा होता है और क्योंकि उसमें वॉल्टिलिटी जो है वो कम होती है मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी के मुकाबले, तो इसी तरह के फंड शामिल कर लेते हैं। तो राइट फंड का चुनाव तो आप करें ही करें, लेकिन साथ ही राइट डाइवर्सिफिकेशन का भी आपको जो है नियम लागू करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में। कुछ इस बारे में बताएं। कविता, आपने एकदम सही कहा कि पोर्टफोलियो में आप जब इन्वेस्ट करते हैं तो ऑब्वियसली क्रिएट करते हैं, तो आपको डाइवर्सिफिकेशन का ध्यान रखना है, जो फंड मैनेजर लेवल पे भी होता है, फंड हाउस पे होता है, और आपको कैटेगरी पे होता है। कोई भी एक कैटेगरी में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो उसी लिमिटेशन में रहता है। अगर आपको मार्केट का सही मायने में बेनिफिट चाहिए तो आप उसे डाइवर्सिफाई सेगमेंट वाइज भी करने की कोशिश करेंगे, ताकि ऐसे कोई सेगमेंट्स हैं जिसमें आपने एक्सपोजर नहीं लिया और वो चल रहा है। नहीं, मान लीजिए मिड कैप में आपने एक्सपोजर लिया ही नहीं, तो हो सकता है कि मिड कैप में जो रिटर्न आपको पोटेंशियल आगे जाते हुए मिलता हो वो आपको आपके पोर्टफोलियो में नहीं मिलेगा। अगर आपकी वो रिस्क प्रोफाइल है आपकी कि मिड कैप का एक्सपोजर ले सकते हैं तो बेशक आप कम लीजिए या ज्यादा लीजिए, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी आपकी जो गोल्स है और जो टाइम होराइजन है उसमें मिड कैप भी फिट होता है और आपने सिर्फ अगर लार्ज कैप ले रखा है, तो शायद वो एक अप्रोच गलत हो सकता है। और आप एक कॉम्बिनेशन करिए जिसमें आपको अगर कंफर्टेबल नहीं है तो आप कम लीजिए, लेकिन एक कॉम्बिनेशन अगर आप बना के चलते हैं तो आप पूरे मार्केट का जो स्प्रेड है उसका फायदा ले पाएंगे। ऑलराइट, चलिए, तो ये वो पैमाने जिसके चलते अपने लिए आप सही फंड का चुनाव कर सकते हैं। वैसे हमें एक ब्रेक लेना पड़ रहा है, लेकिन इस मुद्दे को हम एक बार फिर से चर्चा में लाएंगे, लेकिन दर्शकों के सवालों के जरिए, जो कि हम इस छोटे से ब्रेक के बाद शुरू करेंगे। तो रुकते हैं ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पर मैं जाऊँ उससे पहले एक नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, व्हाट्सएप नंबर है। झटपट अपने सवाल हमें आप व्हाट्सएप कीजिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और अब दर्शकों के सवालों के जवाब मेरे साथ हर्षवर्धन रुंगटा जुड़े हुए हैं। और पहला सवाल मेल के जरिए कुलदीप कुलश्रेष्ठा का मैं लेना चाहती हूं। और हर्ष, आपके पास भी सवाल है। ये कह रहे हैं कि इन्होंने SBI लाइफ प्रिविलेज फंड में 10 साल के लिए निवेश किया हुआ है और ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या 6% या उससे ज़्यादा का ब्याज मिल पाएगा 6 साल के बाद, और जानना चाहते हैं कि क्या ये अपना निवेश उसमें कंटिन्यू कर सकते हैं या नहीं। यूलिप प्लान में ये निवेश कर रहे हैं। यूलिप प्लान हम सब जानते हैं कि आपको 15 से 20 साल तक इसमें रहना पड़ेगा, क्योंकि शुरुआती इंस्टॉलमेंट होती हैं हर्ष, आपके प्रीमियम का बहुत सारा जो हिस्सा है वो मैनेजमेंट फीस के तौर पर कट जाता है। लेकिन जिस पर्टिकुलर प्लान की हम बात कर रहे हैं, क्या ये उन नई यूलिप्स में से हैं जिनको हम यूलिप 2.0 या बहुत सारे लोग इनको मॉडर्न यूलिप्स के नाम पर भी जानते हैं, जहां पर ऐसे कहा
जाता है, ऐसे दावे किए जाते हैं कि आपका जो प्रीमियम का पैसा है वो सीधा सीधा निवेश में लगता है और जहां पर एक्सपेंस कॉस्ट और मैनेजमेंट कॉस्ट में कमी की गई है, क्या ये उसी तरह का प्लान है या ये ट्रेडिशनल पुराने यूलिप प्लान्स में से एक है? किस तरह का प्लान है, ये जानकारी दें। तो वेल कविता, यूलिप एक यूलिप है, आप उसको चाहे पुराना नया कोई भी नाम ले ले, वो एक यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान है जिसका फीचर ही ये है कि जब आप इन्वेस्ट करते हैं उसमें आपको लाइफ कवर भी मिलेगा, कंपलसरी है लाइफ कवर मिलना। तो अगर लाइफ कवर है तो उसके सामने मोर्टेलिटी चार्जेस कटेंगे, आपके एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस हैं, जो अलग अलग चार्जेस हैं वो आपके कटेंगे, कम हो गए हैं वो श्योर है। जो हम बहुत पुराने टाइम पे बात करते थे, बहुत हैवी प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस थे, वो कम हो चुके हैं। लेकिन मेरा कंसर्न ये है कि अगर ये 6 लाख रुपया जो हर साल का इन्वेस्ट कर रहे हैं और 6% का ब्याज ही अगर रिटर्न चाह रहे हैं, तो 6% तो इन्हें अगर एक फिक्स डिपॉजिट में भी करते हैं तो इन्हें फिक्स डिपॉजिट में भी 6-7% मिल जाता है। इनफैक्ट पोस्ट ऑफिस की जो 5 साल की डिपॉजिट है उस पर आज की तारीख में 7.5% का रिटर्न है। ठीक है, प्री टैक्स पोस्ट टैक्स इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन यूलिप एक यूलिप ही है, चाहे आप उसको कोई भी नाम से, कोई भी जितना भी आप उसको रिफर्बिश कर दें। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि सिंपली कि अगर आप इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड आपका ऑब्जेक्टिव है तो प्लीज सिर्फ एक प्योर इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में ही इन्वेस्ट करें, सॉरी प्योर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करें, पॉलिसी में इन्वेस्ट ना करें। तो ये एक फंडामेंटल डिफरेंस है जो आपको ध्यान में रखना होगा। अभी अगर आपने इसमें ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है और इसका एग्जिट क्या है, तो यूलिप है 5 साल का लॉक इन होगा, आप 5 साल के पहले रिडीम नहीं कर सकते, इसमें सरेंडर करके यूनिट्स नहीं निकाल सकते। आपको अगर आगे जाते हुए प्रीमियम नहीं भरना है तो आप इसे सिंपली प्रीमियम भरना अगर बंद कर देते हैं, आपने 1 साल भरा है या 2 साल भरा है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको एक मैक्सिमम जो पेनल्टी है वो करीबन 6,000 रुपए की लगेगी और आपके जो यूनिट्स है वो एक पॉलिसी डिसकंटिन्यूएशन अकाउंट में ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएंगे, आपको कुछ नहीं करना है और वहां पे आपको बैंक के सेविंग्स रेट के हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा। 5 साल कंप्लीट होने के बाद में पैसे आपके हाथ में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो ये प्रोसेस है इस पॉलिसी से अगर निकलना है। लेकिन अगर एक प्योर इन्वेस्टमेंट आपका जो ऑब्जेक्टिव है उसके लिए मैं कहूंगा कि आप बैंक की फिक्स डिपॉजिट भी अगर करें तो आपको विल बी मच मच बेटर फॉर यू व्हेन कंपेयर टू यूलिप्स। यूलिप्स में सिर्फ एक आज की तारीख में फायदा है कि जो मेच्योरिटी प्रोसीड्स है उसमें आपको टैक्स फ्री होने की गुंजाइश रहती है, लेकिन क्योंकि आपका प्रीमियम 6 लाख रुपए है तो ये भी रेगुलेशन में रिसेंटली चेंज हुआ था कि वो टैक्स फ्री नहीं होगा। तो आई थिंक प्योर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स आपके लिए एकदम बेस्ट होंगे और एग्जिट स्ट्रेटेजी क्या होगी वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अगर आप कंटिन्यू भी करते हैं, जो आपका सवाल था कि क्या मुझे 6% आसपास का रिटर्न मिल सकता है, अगर आप एक प्योर डेट ऑप्शन जो यूलिप के अंदर में जो डेट स्कीम है अगर आप उसमें भी इन्वेस्ट करेंगे तो 10 साल के उपरांत मुझे लगता है 6% आसपास रिटर्न तो मिल जाना चाहिए। तो वो कंसर्न मुझे ज्यादा लग नहीं रहा। चलिए, कुलदीप भाई साहब फोन लाइन पर नहीं है, वरना हम और कुछ उनसे सवाल पूछकर जान लेते कि ये किस तरह की फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर सहायता चाहते हैं। लेकिन दूसरे दर्शक के साथ जुड़े उससे पहले आइए रुक कर लेते हैं निवेश के गुरु मंत्र की ओर। हर्ष, बताइए क्या है आपका आज का गुरु मंत्र? कविता, देखिए हमने देखा कि म्यूचुअल फंड की जो पॉपुलैरिटी है, जो एक्सेप्टेंस है, बहुत एक्सपोनेंशियली बढ़ी है। तो जो AUM है, जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में, वो लगातार बढ़ते जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कई जगह पे हमने देखा है कि इन्वेस्टर्स को ऐसा लग रहा है कि हम कुछ भी इन्वेस्ट करें, कहीं भी कुछ भी सुन के हम अगर पिकअप करके अपना पोर्टफोलियो बना ले, हमारा सब स्कीम अच्छा ही करने वाली है। ये ऐसा नहीं है। पोर्टफोलियो ऐसा नहीं है कि आप कोई भी स्कीम में आप आंख बंद करके पिकअप करेंगे या कोई पास रिटर्न देख के करेंगे तो आपको रिटर्न अच्छा ही आएगा, तो ऐसा नहीं होता। तो आपको पोर्टफोलियो क्रिएट करते वक्त जो हमने शुरुआत में बातें की थी उन चीजों का ध्यान रखना है। एक प्रोफेशनल हेल्प लेने के लिए हिचकिचाइए मत, क्योंकि अगर आपने एक गलत स्टेप लिया और मान लीजिए 5-7 साल तक आप कंटिन्यू करते रहे और फिर रियलाइज हुआ कि गलत हो गया, तो आपने जो 5 साल का जो पीरियड है, कंपाउंडिंग का जो इफेक्ट है, वो आपने बहुत बहुत ज्यादा आपने नुकसान किया है। तो राइट स्टेप में शुरुआत करना बहुत जरूरी है और ये उतना ही जरूरी है कि आप एक अच्छी स्कीम पिकअप करें, आपके जो सूट करता है वो, और आपका बिहेवियर मार्केट में कैसा है वो डिपेंड करता है। तो प्रोफेशनल हेल्प लेने के लिए कतराइए ना, अच्छी स्कीम और अपना पोर्टफोलियो बनाइए और मार्केट में सही तरीके से बिहेव करिए, तब जाके आपको रिटर्न्स मिलेगा। एब्सोल्युटली। हर्ष, इसी के साथ शो को समाप्त करने का समय हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग किया शो पर आकर।
और इसी के साथ मुझे भी इजाज़त दें, लेकिन जाते जाते एक बार फिर से हमारा व्हाट्सएप नंबर जिसके ज़रिए सीधा आप हम तक पहुंच सकते हैं बता देते हैं आपको 9619873567। और आप चाहें तो अपने सवाल इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, और अगर आप चाहें तो यूट्यूब पर भी अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपने सवाल डालिए और हम आपके सवालों को शो में शामिल करेंगे। नमस्कार।